अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप बच्चे सारे के सारे जो है वो खैरियत से होंगे और अपना जो क्वारंटीन है उसको बेहतरीन अंदाज में जो है यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैसेज आपको दिया जा रहा है कि इस टाइम में जो है अपने आप को मोटिवेट रखना, स्टडी के लिए प्रिपेयर करना, दैट इज़ एब्सोल्युटली necessary, and that is also, I admit, that is a bit tough as well, because फिर वही बात जो रिपीटेडली हो रही है कि आपको लगता है कि शायद अभी इमीडिएट कोई चैलेंज नहीं है, इमीडिएट एग्ज़ाम्स नहीं है, कोई टेस्ट उस तरह से नहीं जैसे आपके क्लास में नॉर्मली कंडक्ट होते थे, तो उस तरह से नहीं। अब तो वैसे खैर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी आप बच्चों के शुरू हो गए, तो वो अपरेंट चैलेंज है, इमीडिएट चैलेंज जो है वो आपको नहीं चुके नज़र आ रहा, तो आप फील करते हैं कि शायद बड़ी इजी हो गया, लेकिन इजी नहीं है। अल्टीमेटली आपके एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर होंगे अपने टाइम पे इंशाल्लाह। तो फिर आपके लिए जो है, आज जिन बच्चों ने ये 2-3 महीने के टाइम ज़ाया किया होगा, अल्लाह ना करे कि आप बच्चों में से किसी ने किया हो, तो उनके पास मतलब एक तरह से तैयारी के लिए 8-9 माह होंगे, और जिन बच्चों ने इस टाइम को यूटिलाइज़ किया हुआ है उन बच्चों के पास तैयारी के लिए 12 महीने का टाइम होगा कि जब हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे, जब तक मोस्ट प्रोबेबली स्कूल्स वगैरह खुलेंगे, तो उस वक्त तक हम अपना फर्स्ट 50% जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ा मैसिव एडवांटेज होगा आप बच्चों के लिए जो ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कि दूसरे बच्चों की निस्बत क्या होगा, आपको 50% एज होगा कि आपने उसी टाइम में 50% सिलेबस पढ़ना होगा और उन बच्चों ने उसी टाइम में 100% सिलेबस पढ़ना होगा। तो आधो आध का फ़र्क जो है वो तकरीबन आपका पड़ जाएगा। सो इसको बहुत सीरियसली इस टाइम को जो है वो यूटिलाइज़ करें, बिल्कुल लेज़ी, लेथार्जिक, कंप्लेसेंट ना हो, और फुली अपने आप को जो मैं कहता होता हूँ कि स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। आज पॉइंट नंबर 8 ही हम अपने करने जा रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर से हम उसी को कंटिन्यू करें। आज हमारी जो है वो थर्ड और आखिरी स्टेंजा जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक जस्ट ब्रीफली आपको एक रन डाउन दे देता हूँ, एक गो थ्रू कर लेते हैं। पीछे जो हमने पढ़ा, देखा कि ये एक फिक्शनल पोइम है, एक फिक्शन बेस्ड है, रियलिटी नहीं है। और एक ट्रैवलर जो है वो आता है और वो इस तरह से बताता है कि मैंने सहरा में गया हूँ, और सहरा में जो है मैंने जाके देखा कि इस तरह से जो 2 टांगे हैं वो मौजूद हैं और दे आर ट्रंकलेस, उन पर जो है वो धड़ मौजूद नहीं है। और धड़ मौजूद ना होने के साथ साथ जो दूसरी चीज़ वो बताता है कि उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल टूट फूट गया है, उसका जो है दैट इज़ हाफ संक, वो आधा जो है वो ज़मीन में धंसा हुआ है। और साथ ही साथ उसके फिर कैफियत भी बताता है कि लेकिन बिल्कुल तबाह हाल होने के बावजूद, खस्ता हाल होने के बावजूद क्या हो रहा है, उसके चेहरे पर जो है अभी भी फ्रोन है, अभी भी स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड है, एक तहमकाना अंदाज जो है अभी भी उसके चेहरे पर जो है वो क्या है, वो नुमाया, एक एरोगेंट अंदाज, वो जो एक तकब्बुर फ़ख्र है वो अभी भी उसके चेहरे से जो है वो क्या कर रहा है, झलक रहा है। और फिर वो साथ ही कल वाले हमने लेसन में पढ़ा था कि साथ ही वो आर्टिस्ट की तारीफ़ करता है कि वो आर्टिस्ट, उसका दिल और हाथ बड़े ज़बरदस्त थे जिन्होंने इन जज्बात को समझा है, परखा है और फिर उन्हें जो है वो एक मुजस्मे की शक्ल जो है वो दी है। और लास्ट हमने एंड यहाँ पे किया था, वो कहते हैं कि ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, माई नेम इज़ ओज़िमांडियस किंग ऑफ किंग्स। तो उसके पेडेस्टल पर ये वर्ड्स हैं कि मेरा नाम क्या है, ओज़िमांडियस है, और मैं क्या हूँ, मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ, आई एम द किंग ऑफ द किंग्स। हाइपरबोल हमने कल इसमें किया था कि उससे जो है वो रेलेवेंट है। ये बेसिकली फ्रेज जो है किंग ऑफ द किंग्स जो है ये क्या है, ये हाइपरबोल की एग्जाम्पल है। आज हम इसी से ऑनवर्ड पिक करने जा रहे हैं। मैंने लिख दिया हुआ है आपके लिए। एज पर प्रैक्टिस हम क्या करेंगे जी, यहाँ सिनोनिम्स लिखेंगे, यहाँ हम अपना
सिंबलिज्म लिखेंगे और इधर हम क्या करेंगे, अपनी लिटरेरी टेक्निक्स या ग्रामर का जो कोई काम है वो हम जो है वो क्या करेंगे, वो इस साइड पे करेंगे। अब देखें जी, वो क्या कहते हैं कि माय नेम इज ओzymandias किंग ऑफ द किंग्स। ये कल हमने लास्ट किया था कि मेरा नाम जो है वो ओzymandias है और मैं क्या हूं, मैं बादशाहों का भी बादशाह हूं। लुक ऑन माई वर्क्स, कि मेरे जो काम है उनको, उन पर नजर दौड़ाओ। अब इसमें एक चीज समझ लें, वर्क हमने पढ़ा था पीछे जब हम अपनी स्टोरीज कर रहे थे, तो वर्क क्या था, ये नॉन काउंटेबल नाउन था। नॉन काउंटेबल का मतलब क्या है कि ये प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये सिंगुलर में भी इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये नॉन काउंटेबल है। और अगर इसको हमने सिंगुलर में इस्तेमाल करना हो तो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सिंगुलर में अगर इसको इस्तेमाल करना हो, टू मेक इट अ सिंगुलर नाउन, हम क्या करते हैं, वी ऐड अ पीस ऑफ, हमें अ पीस ऑफ ऐड करना पड़ता है, फिर जाके ये सिंगुलर नाउन बनता है। आपको याद है हमने एप्लीकेशन में बार बार किया है, वो कहते हैं कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये नहीं कहते आई हैव एन अर्जेंट वर्क, क्योंकि वर्क जो है वो क्या है, वो नॉन काउंटेबल है, ना सिंगुलर हो सकता है ना प्लूरल हो सकता है। वो ये नहीं कहता आई हैव एन अर्जेंट वर्क, हालांकि उर्दू में काम जो है वो काउंटेबल है। उर्दू में तो आप यही कहते हैं ना दरख्वास्त में, मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है, ठीक है, ये तो नहीं कहते मुझे घर पर एक ज़रूरी काम का टुकड़ा है। लेकिन इंग्लिश में जो है ये क्या है, ये नॉन काउंटेबल है। नॉन काउंटेबल होने का मतलब ये है कि ना सिंगुलर बनेगा ना प्लूरल बनेगा। सिंगुलर बनाने के लिए आप इसके साथ क्या ऐड करते हैं, अ पीस ऑफ ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने यूज़ किया है लुक एट माई वर्क्स, ठीक है, लुक ऑन माई वर्क्स, कि मेरे जो है वो कामों को ज़रा देखो। अब यहाँ वर्क्स उसने क्यों यूज़ किया है और वर्क्स हम किस सूरत में यूज़ कर सकते हैं। वर्क्स उस सूरत में हम प्लूरल में उस सूरत में यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग वैरायटी ऑफ वर्क्स। जब हम मुख्तलिफ तरह के काम करेंगे तो यहाँ वर्क्स उसने क्यों यूज़ किया है, यहाँ वर्क्स उसने इसलिए यूज़ किया है कि वर्क्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ वैरायटी ऑफ वर्क। डिफरेंट तरह के काम, मुख्तलिफ तरह के काम जब हम करते हैं तो उस सूरत में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्क्स, ठीक है। तो ये ज़रा इसको देख लें कि ये जो वर्क्स है ये इटसेल्फ शो कर रहा है कि क्या है, उसने कोई एक काम नहीं किया, उसने क्या किया है, बेशुमार तरह के काम किए। अब वैरायटी ऑफ वर्क्स, बेशुमार तरह के डिफरेंट काम जो है वो उसने किए हैं और वो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि लुक ऑन माई वर्क्स, कि मेरे इन कामों की तरफ देखो। ये जो मैंने बेपनाह बेशुमार मुख्तलिफ तरह के काम किए हैं, इन कामों को देखो। ये माइटी एंड डिस्पेयर, यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, यू ही यूज करते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंशिएट इन दोनों के दरमियान नहीं करते। लेकिन क्लोकियल इंग्लिश जो थी, जो पुरानी इंग्लिश थी, उसमें हम क्या करते थे, जो दाव हम यूज करते थे, THOU, ये बेसिकली यूज होता था सिंगुलर यू के लिए, कि अगर आपने किसी इनफरादी शख्स को अकेले कहना है
तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते थे, दाओ। और ये जो है ये दाओ का प्लूरल होता था, ये आप क्या यूज़ करते थे, प्लूरल यू के लिए, कि अगर यू में एक से ज़्यादा लोग हैं तो फिर आप क्या यूज़ करते थे, जी। आजकल हम क्या करते हैं, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस जो है वो हम क्रिएट नहीं करते। लेकिन पुरानी इंग्लिश में अगर किसी एक शख्स को यू कहना होता था तो हम उसके लिए क्या करते थे, दाओ। और अगर एक से ज़्यादा लोगों के लिए, मतलब हम ज़्यादा लोग और उनको हम कहना चाह रहे हैं तुम, तो फिर हम क्या करते थे, फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, जी। डिस्पेयर, पहले माइटी बता देता हूं। माइटी हम कहते हैं पावरफुल, ग्रेट, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माइटी को जो है वो हम पावरफुल के मानों में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और जो डिस्पेयर है ये इस्तेमाल होता है डिसअपॉइंट, ग्लूमी, उदास, ठीक है, मायूस, हेल्पलेस, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे कि लुक ऑन माई वर्क्स, कहते कि मेरे कामों की तरफ देखो। किसको कह रहा है, ये माइटी, तुम लोग जो बड़े अजीम हो, जो बड़े इस वक्त पावरफुल हो, जो इस वक्त बड़े अपने आप को जो है वो 30 मार्का समझते हो, बड़े अपने आप को स्ट्रेंथन्ड समझते हो, ठीक है, बड़े अपने आप को माइटी, पावरफुल और बड़े अपने आप को जो है ग्रेड्स की फहरिस्त में तुम जो है वो समझते हो। वो क्या करो, मेरे कामों की तरफ देखो। हम सबको कह रहा है, ये उसने प्लूरल फॉर्म यूज़ की है यू की, कि तुम सब लोग जो कि इस वक्त अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हो, बड़ा माइटी समझते हो, बड़ा पावरफुल समझते हो, ठीक है, बड़ा स्ट्रेंथन्ड अपने आप को फील करते हो, एंड यू फील दैट यू कैन डू एवरीथिंग। तो उन सब को वो एक कह रहे हैं, यहाँ जो उसकी जो टोन है ना, ये अलार्मिंग है या फ्राइटनिंग टोन है। डराने वाली, वो हम सबको डरा रहा है और हमें रियलाइज भी करवा रहा है कि लुक इन माई वर्क्स ही माइटी एंड डिस्पेयर, ठीक है, कि इन मेरे कामों की तरफ देखो, ए सेहतमंद, ताकतवर, अजीम लोगों, मेरे कामों की तरफ देखो। और फिर क्या हो, फिर मायूस हो जाओ, फिर ग्लूम फील करो, फिर दुख महसूस करो, और फिर अपनी जो हसरत है, अपनी जो कह लें कि वर्थलेसनेस है, अपनी जो बेवकती है, उसको जो है वो तुम महसूस करो। बिकॉज नथिंग बिसाइड रिमेन्स, क्योंकि इस दुनिया में जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो बाकी नहीं रहती, कुछ भी जो है वो बाकी नहीं रहता, सिवाय आपके यादों के कोई और चीज़ जो है वो बाकी नहीं रहती। और यहाँ पर उसको वैसे उसने आगे भी लिंक किया है उसने, और पीछे पिछली लाइन के साथ भी, अभी हम पिछली लाइन के साथ ही पढ़ रहे हैं कि लुक ऑन माई वर्क्स ही माइटी एंड डिस्पेयर, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कि मेरे इन कामों की तरफ देखो, ये जो मैंने बेशुमार मुख्तलिफ तरह के काम किए हैं, इनको देखो और फिर मायूसी को महसूस करो, अपनी वर्थलेसनेस को महसूस करो, अपनी जो इर्रेलेवेंस है इस कायनात के अंदर उसको महसूस करो। और ये एक बड़ा इटर्नल मैसेज है, बड़ा यूनिवर्सल मैसेज है कि हम जितने मर्जी ग्रेट हों, हम जितने मर्जी अजीम हों, हम जितने मर्जी पावरफुल हों, जितने मर्जी स्ट्रांग हों, जितने मर्जी स्टडी हों, अल्टीमेटली हम क्या है, अल्टीमेटली विल हैव टू फेस द डेथ, अल्टीमेटली विल हैव टू वैनिश फ्रॉम द स्टेज।
इस दुनिया से, इस मंजर से अल्टीमेटली क्या होना होता है, हमें रिवाइव होना होता है। राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोसल रेक, क्लोसल जो है क्लोसल कहते हैं ह्यूज माइटी वास्ट। रेक जो है इसको हम कहते हैं बेसिकली डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर। और डिके हम कहते हैं रिमेन्स को, जो बाकियात हैं। ठीक है, कहते हैं कि इस जो क्लोसल स्ट्रक्चर है, ये जो बहुत बड़ा ढांचा है, जो टूटा फूटा ढांचा है, इसकी बाकियात के इर्द गिर्द जो है वो क्या है, बाउंडलेस एंड बेयर, कि सिर्फ क्या है, वो वीराना ही वीराना है, जो कि बिल्कुल जिसकी कोई अथा नहीं है। बाउंडलेस कहते हैं लिमिटलेस। मैं लिख भी देता हूं इधर, बाउंडलेस, बाउंड्री से बेसिकली निकला ना, बाउंड, बाउंड से बाउंड्री निकला, तो बाउंडलेस, लिमिटलेस, लिमिटलेस, अनएंडिंग, बेयर का मतलब जो है वो यहां पर एक्सपोज नहीं है, यहां पर अनइनहेबिटेड है। ठीक है, कि जिसको बिल्कुल गैर आबाद, वीरान, डेसोलेटेड, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो यहाँ पर यूज हुआ है कि राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोसल रेक, कि इस ये जो टूटा फूटा ढांचा है, इसकी ये जो बाकियात हैं, इसके इर्द गिर्द क्या है, बाउंडलेस एंड बेयर, इसके इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पर ना ख़त्म होने वाली और दूर दूर तक जो है वो क्या है, वीरानी ही है। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, यहाँ पर लोन का मतलब जो है अब वो तन्हा नहीं है, लोन और स्ट्रेच दोनों का मीनिंग लिख देता हूं। लोन का मतलब है डेसोलेटेड, बैरन, वीरान, बंजर, और स्ट्रेच का मतलब क्या है, एक्सपैंड। ठीक है जी, स्प्रेड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये दोनों तीनों हम इसके लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। कहते और इस टूटे फूटे ढांचे के, इस टूटे फूटे अजीम ढांचे के गिर्द जो है वो कुछ भी नहीं है, खाली है, हद्दे निगाह तक जो है वो कोई चीज़ भी इसके पास मौजूद नहीं है, बल्कि क्या है, दूर दूर तक, लिमिटलेस अंदाज तक क्या है, वीरान सहरा, वीरान रेत जो है वो क्या है, वो फैली हुई है। और ये सब कुछ, ये जो है ना, जो वो कहते हैं डिके, रैक, तबाहाल ढांचा, बेयर, लोन, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स उसने यूज किए हैं, ये किसको शो करते हैं, ये शो करते हैं हेल्पलेसनेस ऑफ अ मैन, इंसान की जो बेबसी है ना, उसको शो करते हैं। ठीक है, कि किस तरह वो एक
अजीम इंसान, वो इतना बड़ा बादशाह जिसको जो कहते था किंग ऑफ द किंग्स, कि मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ, उसको जो है कहाँ आके उसका डिमाइज होता है कि उसके गिर्द कोई नहीं है, नो वन इज़ देयर टू हेल्प हिम, नो वन इज़ देयर टू सपोर्ट हिम, और उसके इर्द गिर्द क्या है, वीराना ही वीराना है। उसका जो बुत है, उसका जो मुजस्मा है, वो भी क्या है, दैट हैज टर्न्ड इनटू अ रैक, वो क्या हुआ है, टूट फूट का शिकार हो गया। दैट हैज टर्न्ड इनटू अ डिके, वो क्या है, उसकी अब सिर्फ बाकियात ही बची हैं, उसकी वो पूरी शक्ल सूरत भी जो है, उसके मुजस्मे की भी जो है, उसके उस निशानी की भी वो बाकियात जो है वो महफूज नहीं रही। एंड दैट गिव्स अस द इटर्नल मैसेज दैट मैन स्टे इन दिस यूनिवर्स इज टेम्परेरी, कि इंसान इस दुनिया में चाहे जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी अजीम क्यों ना हो, आखिरकार जो है क्या होता है, उसका इस दुनिया से जाना ठहर जाता है। और उसके दुनिया से जाने के कुछ वक्त के बाद उसकी तमाम तर अचीवमेंट्स, उसकी तमाम तर ग्लोरीज, उसकी तमाम तर जो कमांडमेंट्स हैं, उसकी तमाम तर जो ऑर्डर्स हैं, उसकी वो जो तमाम तर इम्पोजिशन थी, जिस जिस जो जाहो जलाल था, जिसकी मदद से वो दूसरों को मुसल्लत रखता था खुद पे, वो सारी की सारी क्या होती है, दैट गोज़ अवे, वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म होकर रह जाती है, बिल्कुल तबाह होकर रह जाती है। और ज़िंदगी जो है वो किसी भी शख्स को जो है वो ज़िंदा, किसी भी शख्स को जो है वो बाकी नहीं छोड़ती, और उसका नामो निशान भी जो है वो क्या होता है, वो मिटा दिया जाता है। और फिर सिर्फ कहीं ज़िंदगी के इस सफ़र में, ज़िंदगी के इस मैदान में हमारे कदमों पे इबरत के लिए कहीं लिखा रह जाता है पेडिस्टल पे कि आई एम माई नेम इज़ ओज़मांडियस किंग ऑफ द किंग्स। अब ये जो है ना, माई नेम इज़ ओज़मांडियस, जो ऊपर हमने पढ़ा, अब यहाँ पर एंड पर आकर हमें रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो जुमला कहा गया था वो आयरॉनिक टोन में कहा गया था, वो उसकी अजमत को शो करने के लिए नहीं कहा गया था, वो क्या था, उसकी बेबसी को शो करने के लिए कहा गया था कि ये वो बंदा है जो कहता था मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ, और देखो कि मैंने, तकदीर ने, किस्मत ने जो है इसका क्या हाल कर दिया। सो अल्टीमेटली हम जितने मर्जी अजीम हो जाएं, हमें अल्टीमेटली अपने इस डिमाइस को जो है वो फेस करना होता है। और यही इस पोएम का जो है वो पी बी शैले का जो है वो मैसेज है। अब हम आते हैं अपने मुझे इस पे बल्कि एक हमारे पंजाबी के बड़े मशहूर सूफ़ी शायर हैं पीर वारिस शाह, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ गया, आप बच्चों को सुना देता हूँ। पंजाबी, आई होप सो कि आप समझ जाएंगे, बड़ी सादा सी पंजाबी में। उनका नाम है ना वारिस शाह, तो उस अपने तखल्लुस को भी उसमें यूज़ करते हुए वो कहते हैं कि वारिस मान ना कर इन्हां वारिसां दा, रब बेवारिस कर मारदा ही। ठीक है, कि तुम्हें इन वारसों का मान नहीं होना चाहिए, क्योंकि रब जब मारता है तो फिर क्या करता है, फिर वो बेवारिस करके मारता है, लावारिस करके मारता है। तमाम तर दुनिया की जो ताकत, दौलत, इक़्तिदार, वो आपको इस दुनिया से मिटने से जो है वो बचा नहीं सकता। ठीक है जी। ये इस पोएम का जो है वो मैसेज था। अब हम आते हैं बेटे अपने नेक्स्ट स्टोरी पर, बल्कि हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, स्टोरी फिर हम कल देख लेंगे। पेज नंबर 275 पे इसके बेटे क्वेश्चन आंसर्स हैं कि व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट, कि ट्रैवलर ने जो है वो डेजर्ट में क्या देखा था। द ट्रैवलर सॉ टू वास्ट लेग्स ऑफ अ स्टोन इन द डेजर्ट, नियर देम देयर वाज अ शैटर्ड विसाज, शैटर्ड कहते हैं टूटा फूटा। कहते हैं कि ट्रैवलर्स ने जो है वो क्या किया, दो बहुत बड़ी टांगें जो है, बड़ी अजीम धड़ जो है वो देखा था, और उसके करीब ही जो है वो बिल्कुल एक टूटा फूटा चेहरा जो है वो मौजूद था, और वो आधा क्या था, रेत में धंसा हुआ था। देयर वाज नथिंग अराउंड एक्सेप्ट सैंड, और इस सब कुछ के गिर्द जो है वो कुछ भी नहीं था सिवाय
वीराने के और रेत के। नंबर 2 पर अगर आप देखें, व्हाट एक्सप्रेशंस वर स्टैम्प्ड ऑन द शैटर्ड विसाज ऑफ द ओzymandias, ठीक है कि उसके जो शैटर्ड विसाज था, जो उसका टूटा हुआ चेहरा था, उस पर किस किस्म के एक्सप्रेशंस जो थे वो मौजूद थे। देयर वर एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइड, वैनिटी एंड कंटेम्प्ट फॉर अदर्स। कंटेम्प्ट कहते हैं तौहीन, कि उसके चेहरे पर जो है वो गुरूर के, फ़ख्र के और दूसरों के लिए जो है वो तौहीन के जज्बात जो है वो मौजूद थे। दे सजेस्टेड द प्राउड, वेन एंड अथॉरिटेटिव नेचर ऑफ द किंग ओzymandias, कि वो जो है सजेस्ट करते थे कि किस तरह जो ओzymandias है वो बड़ा ही प्राउड, बड़ा ही वेन कहते हैं खुद पसंद, और अथॉरिटेटिव और अपने आप को बड़ा ही ज़्यादा इम्पोज करके रखने वाला बादशाह था। नंबर 3 पे अगर हम आए तो वो कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोएट क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ रीडर, किस तरह के जज्बात जो है वो अपने रीडर्स के दिल में जो है वो उभारना चाहता है। द पोएट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ प्राइड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ ओzymandias। 2 काम करता है, एक तो वो ये करता है कि प्राइड की फीलिंग भी जो है वो डेवलप करता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये उसका एक, जब हम वो बात कर रहे थे उसके रिंकल्ड लिप्स की और फ्रोन की, तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ये 2-3 तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो उसमें ये भी चीज़ है कि वो उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जो ग्लोरी है, उसको भी रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसको भी बताना चाहता है कि किस तरह से जो है वो अपनी कितना बड़ा बादशाह था और उसने ज़िंदगी में इस कदर अचीवमेंट्स की थी और इस कदर कह लें कि अपने आप को इम्पोज किया था दुनिया पे, और अपने आप को मनवाया था कि मर जाने के बावजूद भी वो एक्सप्रेशंस जो है वो उसके चेहरे पर अभी भी मौजूद थे। बट दीज फीलिंग्स सून वैनिश एंड द रीडर फील्स पिटी एंड फियर फॉर द फॉल ऑफ ओzymandias। कहते हैं लेकिन ये जो प्राइड की फीलिंग है ये बहुत जल्दी उससे जो है वो मिट जाती हैं और आप उसके लिए जो है अल्टीमेटली हमदर्दी फील करना शुरू कर देते हैं। हाउ डज शैले प्रेज द स्कल्पचर इन ओzymandias? शैले प्रेजेस द स्कल्पचर फॉर द वे ही ऑब्जर्व द एक्सप्रेशंस ऑन द किंग फेस। 2 तरह से वो उसको प्रेज करता है। एक तो ये द हार्ट दैट फेट, कि उसके दिल ने उन एक्सप्रेशंस को महसूस किया, उन एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व किया, फील किया, एंड देन इम्प्रिंटेड देम ऑन द लाइफलेस स्टोन। इम्प्रिंटेड कहते हैं कार्व, प्रिंट करना, स्टैम्प करना। और फिर दूसरा जो उसका स्किल था वो ये था कि उसने उसको उस बेजान पत्थर पर भी उन फीलिंग्स को नक्श कर दिया, वाज़े कर दिया। द पोएट प्रेजेस द आर्टिस्ट फॉर हिज सुपर्ब आर्ट, कि वो उसकी बेपनाह बेतहाशा जो सलाहियत है उसकी वजह से क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। Who is the poet of the poem Ozymandias? P.B. Shelley is the author or the poet for the poem Ozymandias, बड़ा कॉमन है। Give a short character sketch of Ozymandias, किस तरह का वो था। The colossal size of his statue and the sneer of cold command suggest that Ozymandias was a proud, arrogant and disdainful king. Disdainful कहते हैं बड़ा ही अपने आप को इम्पोज करने वाला, ठीक है, कि उसका जो स्टैचू का साइज़ है, जो उसकी जिसामत है, वो बता रही है कि वो बड़े प्राउड, बड़ा एरोगेंट और दूसरों को बड़ा हिकारत की नज़र से देखने वाला बादशाह था। Who wanted his legend to live forever? Legend कहते हैं कहानी को, और वो ये चाहता था कि उसकी इस कहानी को जो है वो क्या रहना चाहिए, हमेशा बाकी रहना चाहिए। The inscription on the pedestal tells, inscription कहते हैं वो जो लिखा हुआ है, कुंदा किया गया, कार्व किया गया। The inscription on the pedestal tells the onlookers to get impressed by the pharaoh's power and accomplishments, कि वो inscription जो है वो बताती है कि वो चाहता था कि लोग फ़िरौन से उसने बेसिकली उसको कंपेयर किया है कि वो उस बादशाह से जो है और उसकी अचीवमेंट से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर। सो ये तो था बेटे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, और इसके बाद हम आ रहे हैं अपने पेयर ऑफ वर्ड्स पे। पहले है जी डिनाई या रिफ्यूज,
डिनाई या रिफ्यूज, ये बुनियादी तौर पर हम यूज़ करते हैं इल्ज़ाम से इनकार करना ना, कि आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो आप उससे इनकार कर दें, ठीक है, या किसी चीज़ को मानने से इनकार करना उसके बारे में, ठीक है। और ये रिफ्यूज़ जो है ये हम सादा इनकार के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, वो इनकार जिसको सुन के हमारा मुंह लटक जाता है। जी बिल्कुल। यू कैन नॉट डिनाई द रियलिटी, कि तुम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। और रिफ्यूज़ किया है, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, कि उसने जो है वो मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ये 86 था हमारा। 87 पे डिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये दो हमारे जो है ये वाला जो डिपेंडेंट है ये हम कहते हैं मोहताज, और ये हम कहते हैं मुनहसर होना, किसी चीज़ पर इन्हिसार होना, ठीक है। अब पहले वाले डिपेंडेंट का जुमला देख लें। सक्सेस इज़ डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन, कि उसकी कामयाबी का ताल्लुक इम्तहानात की नताइज पर है। और दूसरे वाला डिपेंडेंट जो है ही हैज़ मैनी डिपेंडेंट्स टू, पहले वाला दूसरे वाला डिपेंडेंट जो है ही हैज़ मैनी डिपेंडेंट्स टू सपोर्ट, कि बहुत से लोग जो है ऐसे हैं जो उसके मोहताज हैं, जिसकी उसी नहीं जो है वो मामलात संभाल लें। इसके बाद 88 पर आए। तो डेस्टिनी और डेस्टिनेशन, डेस्टिनी कहते हैं किस्मत, और डेस्टिनेशन कहते हैं हम मंजिल को। एग्जाम्पल्स भी देख लें जी। नो वन कैन एस्केप हिज डेस्टिनी, कि कोई भी जो है वो अपनी किस्मत से बच नहीं सकता। और डेस्टिनेशन, वी कैन अचीव आवर डेस्टिनेशन विद हार्ड वर्क, कि हम अपनी मेहनत से जो है अपनी डेस्टिनेशन को क्या करते हैं, तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद 89 पे डिवाइस और डिवाइस, ये डिवाइस जो है ये हम कहते हैं आला, कोई टूल या तरकीब। और ये जो डिवाइस है ये है तख्लीक करना। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इसको हम लिखते हैं। दोनों के मीनिंग भी देख लें। ज़कात इज़ अ गुड डिवाइस टू हेल्प द पुअर, कि ज़कात जो है एक अच्छा टूल है, एक अच्छी तरकीब है गरीबों की मदद करने के लिए। और दूसरे वाला डिवाइस जो है वी मस्ट डिवाइस वेज एंड मीन्स टू हेल्प द नीडी, कि हमें जो है गरीबों की मदद करने के लिए कुछ चीज़ें जो है कुछ तरीक़ेकार तख्लीक करने चाहिए। 90 इधर लिख देता हूँ। दैट इज ड्यू और ड्यू, ये वाला ड्यू जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं शबनम के लिए, और ये ड्यू जो है ये हम कहते हैं जायज़ या वाजिबुल अदा, दोनों सूरतों में हम इस्तेमाल करते हैं। द ग्रास इज़ स्टिल वेट विद ड्यू, के घास जो है वो अभी भी शबनम से गीला है। और दूसरे वाला ड्यू व्हेन इज़ द इंस्टॉलमेंट ड्यू, ये वाजिबुल अदा भी हम इसको कहते हैं, कि ये मेरी जो इंस्टॉलमेंट है वो कब वाजिबुल अदा है। इसके साथ ही बच्चे हम आज के लेक्चर को जो है वो वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह जो है वो आप बच्चों से पोएम नंबर 9 के साथ जो है वो दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक आप बच्चों के लिए बहुत दुआएं, जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू।